नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस वे में। दोस्तों हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करा रहे हैं। यह दोस्तों प्रैक्टिस सेट चौथा है। इसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे, जीके और साइंस की पूरी तैयारी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका साक्षी मलिक, ऑप्शन बी। साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। इन्होंने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 रियो ओलंपिक का पहला पदक अर्जित किया। और 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब भारत की दोस्तों 5 महिलाओं ने ओलंपिक पदक जीते हैं। उनके नाम इस प्रकार, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। ये मतलब दोस्तों, और इनमें सबसे कम उम्र की बात हुई है दोस्तों, मतलब सॉरी, पहली पदक जीतने वाली बात हुई तो आपकी साक्षी मलिक हो जाएंगी, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अत्यंत खारी परिस्थितियों में जीवित रह सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका हेलोफाइट्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेलोफाइट्स पौधा अत्यंत खारी परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। हेलोफाइट्स पौधे वह पौधे हैं जो अत्यधिक नमक प्रभावित मिट्टी में जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। और उच्च नमक के खिलाफ यह क्षमता मुख्य रूप से दो तंत्रों के कारण है, जैसे नमक सहिष्णुता और नमक के से बचाव के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों आपका तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यह दोस्तों भारतीय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो जिसको बोलते हैं वीएसएससी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जो भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर ध्यान केंद्रित करता है। याद रखिए, यह भारतीय राज्य केरल में तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अब दोस्तों अंतरिक्ष केंद्र और स्थान की बात करेंगे, जो मुख्य मुख्य हैं अंतरिक्ष केंद्र भारत में, उन सभी की बात करेंगे। और सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में। अंतरिक्ष केंद्र की बात करेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि दोस्तों बेंगलुरु में है। भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह परियोजना, जो कि दोस्तों ये भी बेंगलुरु में है। थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन, ये दोस्तों थुम्बा केरला में है। अंतरिक्ष आयोग दोस्तों बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जो कि दोस्तों अहमदाबाद में, याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, विह टेकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जगत का नाम नहीं है? तो विह टेकर के वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों जीवाणु, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जीवाणु एक जगत का नाम नहीं है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। विह टेकर के वर्गीकरण के अनुसार जीवाणु एक जगत का नाम नहीं है। पांच, मतलब पांच उसमें वर्गीकरण के अनुसार, पांच उसमें मानेंगे तो बैक्टीरिया और मोनेरा के हैं दोस्तों। और मोनेरा दोस्तों प्रोकैरियोट्स का साम्राज्य है, इसमें जीवन के सबसे आदिम रूप शामिल होते हैं। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, ब्लू फ्लैग कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? तो ब्लू फ्लैग कार्यक्रम, जो कि दोस्तों फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के तत्वाधान में संचालित होता है। इसका मुख्यालय पूछ लेगा तो कहाँ पे है दोस्तों? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन का इसका मुख्यालय है कोपेनहेगन, डेनमार्क में है, याद रखिएगा। ब्लू फ्लैग दोस्तों समुद्र तट, मैरीन और स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों के लिए एक प्रतिष्ठित स्वैच्छिक पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा हरिकेन नाम दिया गया है? शायद ये मैंने प्रश्न पहले भी कराया है और शायद थ्योरी में उसको बताया है दोस्तों। इस सभी को याद रखिएगा, जो ये हर प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके। ये है दोस्तों, हरियाणा हरिकेन के नाम से दिया गया दोस्तों कपिल देव को। कपिल देव को दोस्तों, कपिल देव का नाम हरियाणा हरिकेन रखा गया है। कपिल देव ने अपने करियर की शुरुआत दोस्तों 1975 में एक क्रिकेटर के रूप में की थी। और कपिल देव ने ही अपनी कप्तानी में 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीता था भारत की तरफ से दोस्तों।
याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और कपिल देव ने 200 एक दिवसीय विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो सूक्ष्म जीव मृत पौधे से दोस्तों ह्यूमस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ह्यूमस उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं, याद रखिएगा। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और पशुओं को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं और उन्हें बैक्टीरिया और कवक जैसे अपघटक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह आयोजित किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह आयोजित किया था, याद रखिएगा। ये कब किया दोस्तों? यह उत्सव 7 अगस्त 2020 से शुरू हुआ और 21 अगस्त 2020 तक चला था। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख है दोस्तों टेड्रोस एडहानोम जिनेवा में है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख हैं टेड्रोस एडहानोम। इनका नाम भी दोस्तों बहुत ही अजीब है। इसमें दोस्तों एक मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, एडहानोम जो लिखा है दोस्तों टेड्रोस एड्रेनोम हो जाएगा, जो आपका ये ऑप्शन डी है, इसलिए दोस्तों कन्फ्यूजन में हो गया था। तो टेड्रोस एड्रेनोम ये हो जाएगा दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? जिनेवा में है, याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, इनमें से कौन पारा का मिश्र धातु है? तो पारा का मिश्र धातु हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अमलगम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखा होगा आपने पेपर में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं डायरेक्ट कि पारा का मिश्र धातु क्या है? तो दोस्तों अमलगम है। और अमलगम दोस्तों मिश्र धातु का एक विशेष वर्ग है जिसमें एक धातु पारा है और सिल्वर अमलगम का एक डेंटल फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अमलगम है, याद रखिएगा। अब पारा दोस्तों एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 80 है। नेक्स्ट, अब बात करें दोस्तों पीतल, जो कि दोस्तों तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। और निकोम और निकेल क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। इलेक्ट्रम जो कि दोस्तों सोने और चांदी का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, कभी कभी शारीरिक श्रम करने के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है, तो यह परिणाम निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। क्या हो जाएगा? पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतर कभी कभी जो दोस्तों शारीरिक श्रम करने में बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है, तो ये पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण के कारण होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मांसपेशियों में ऐंठन तब होती है जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है, याद रखिएगा। अब इसमें दोस्तों ऐसे सब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कुछ बोलने में ही डिफिकल्ट पड़ जाते हैं दोस्तों। अवायवीय हो जाता है, अवायवीय श्वसन होता है। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कटक में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये दोस्तों राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 23 अप्रैल 1946 को। ये जरूर याद रखिएगा, सन जरूर याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1946 को। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न, प्रसिद्ध सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांची स्तूप एक बौद्ध परिसर है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी पर अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यह दोस्तों भोपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट, 14वां प्रश्न, ऑक्सीशोषण क्या है? 14वां प्रश्न, ऑक्सीशोषण क्या है?
ऑक्सीश्वसन दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन को एरोबिक श्वसन या फिर ऑक्सीश्वसन कहा जाता है। और अवायवीय श्वसन की तुलना में जारी ऊर्जा की मात्रा ऑक्सीश्वसन में अधिक होती है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये संबंधित है आपकी गायन से। किससे? गायन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ की पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तीजन बाई जो कि दोस्तों गायन से संबंधित हैं। दोस्तों पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई गायन संबंधित हैं। तीजन बाई पंडवानी की प्रतिपादक हैं और पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक कला प्रदर्शन है। याद रखिएगा, पंडवानी कहाँ का है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक कला प्रदर्शन है। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। तीजन बाई के पुरस्कार की बात करें तो तीजन बाई को 1987 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और तीजन बाई को 2003 में पद्म भूषण से तथा 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तीजन बाई को 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? ये दोस्तों मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों इससे पहले जो मैंने हम लोग क्लास 3rd कराई है, जो आपकी NTPC CBT 2 की, उसमें दोस्तों मैंने आपको पूरा बाकायदा चार्ट बना करके मतलब बताया था किसका क्या नाम है। उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। साइट्रिक एसिड और नींबू में पाया जाना एक कमजोर कार्बनिक अम्ल है। याद रखिए, कमजोर कार्बनिक अम्ल ही पूछ लेता है कि कौन सा अकार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, तो आपका कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। फॉलिक एसिड दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। और लैक्टिक एसिड जो कि दोस्तों दूध उत्पादों में मौजूद एसिड होता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, इनमें से कौन पशुओं या फिर पौधों को पर्यवेक्षण या अनुसंधान के लिए एक बंद क्षेत्र का वर्णन करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आपका ऑप्शन ए कीटगृह, ऑप्शन बी पेलुडेरियम या ऑप्शन सी टेरारियम। ये आपके तीनों ही दोस्तों हो जाएंगे पशुओं या फिर पौधों को पर्यवेक्षण या अनुसंधान के लिए बंद क्षेत्र का वर्णन करते हैं। तीनों ही करते हैं दोस्तों। इसमें आपका जैसे मछली पालने का बाड़ा जिसको कहा जाता है, इसमें आपका सतवालय एक मछली पालना क्षेत्र है। आमतौर पर एक बंद क्षेत्र अवलोकन और अनुसंधान के लिए पौधों या फिर जानवरों को रखने और बढ़ाने के लिए। मछली पालने का बाड़ा इतना छोटा है कि इसे टेबल या फिर डेस्क या शायद बहुत ही बड़ी संरचना पर रखा जा सकता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? तो पहली महिला, दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं दोस्तों वेलेंटीना टेरेस्कोवा। कौन है दोस्तों? वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेलेंटीना टेरेस्कोवा जो कि दोस्तों पहली और सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने 16 जून 1963 को, कब गई थी दोस्तों? 16 जून। याद रखिए, डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है। 16 जून 1963 में को वोस्तोक 6 पर सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत एक एकल मिशन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो आपकी कल्पना चावला हैं, जो आप ये दोस्तों भारतीय थी, डॉक्टर कल्पना चावला, जो कि दोस्तों पहली भारतीय मूल की महिला थी और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी व्यक्ति थी। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्न में से क्या लोहे का एक अयस्क है? दोस्तों डायरेक्ट आपके ऐसे ही प्रश्न, आपके मतलब जितने भी प्रश्न मैंने पूछे हैं, बताए हैं आपको, वो सब दोस्तों सभी आपके ग्रुप डी में या तो आए हैं या फिर आएंगे। ये गारंटी लगा लीजिए, आपको जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो सभी प्रश्न आपके आने ही निश्चित हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों लौह उल्का। क्या हो जाएगा? लौह उल्का दोस्तों जो कि दोस्तों लोहे का एक अयस्क है। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला दोस्तों खनिज जिसमें से एक धातु निकाली जा सकती है दोस्तों, उसको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले खनिज जिसमें से एक धातु निकाली जा सकती है उसे दोस्तों अयस्क कहा जाता है। और अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को दोस्तों क्या कहा जाता है? अधात्री कहा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न आपके ये भी पूछ लेते हैं। अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को अधात्री कहा जाता है। और लोहे के
अयस्क वह खनिज जिनसे धात्विक लोहा निकाला जाता है। ये भी आपके प्रश्न पूछ लेता है। और लोहे का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? रासायनिक सूत्र होगा FeCO3। क्या हो जाएगा? FeCO3। ये आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा लोहे का उल्का, लोह उल्का का। लोह उल्का में दोस्तों 48.2% लोहा होता है। कितना होता है? 48 लोहा होता है। और लोहे के अन्य महत्वपूर्ण अयस्क कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आपके मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, गोएथाइट और लाइमोनाइट, ये दोस्तों आपके 4 होते हैं। और दोस्तों आओ बता दें इसमें, जैसे आपका मेलाकाइट हो जाएगा दोस्तों, तांबे का एक अयस्क है। बॉक्साइट की बात करेंगे दोस्तों, ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। और एंग्लेसाइट दोस्तों एक सीसा का एक सूक्ष्म अयस्क है। आपको पता होगा दोस्तों, डायरेक्ट प्रश्न आपके ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में हो। ये कोई ग्रुप डी की या फिर CBT 2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये किसी भी प्रश्न में आपके SSC हो, रेलवे हो, किसी में भी, चाहे चाहे किसी राज्य सरकार की भी नौकरी हो, उन सब में पूछा जाता है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, आई होप। दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों आपके अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये इसलिए इन्होंने कहा था क्योंकि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी मशीनरों के टुकड़े के बिना मौलिक अधिकार की घोषणा निरर्थक होती है। और इसके अलावा एक अधिकार जिसमें एक उपाय नहीं है और एक बेकार घोषणा है। ये इस प्रकार हमारे संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 32 में विशेष प्रावधानों को अपनाया जो नागरिकों के उल्लंघन के मौलिक अधिकारों के लिए उपाय प्रदान करता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, 1886 में कांग्रेस में विलय होने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम बताइए। तो 1886 में कांग्रेस में विलय होने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम है दोस्तों भारतीय संघ। क्या है? भारतीय संघ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने कभी इतिहास की मतलब बात पढ़ी होगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको भारतीय संघ लिखा मिलेगा आपको। तो आप वही है दोस्तों, भारतीय संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में, कब किया था? 1876 में आनंद मोहन दास के साथ, किसके साथ दोस्तों? आनंद मोहन दास के साथ राष्ट्रीय भारतीय संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय भारतीय संघ की स्थापना की। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म दोस्तों याद रखिएगा 1848 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। और दोस्तों सुरेंद्र नाथ ने फेडरेशन ऑफ नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की। किसकी है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल था। और ये कब से कब तक था दोस्तों? 1856 से, याद रखिएगा 1856 से 62 तक भारत के गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 62 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे, इसके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था, जिसने भारत के गवर्नर जनरल पद के पर बने रहने के लिए वायसराय का कार्यालय बनाया था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, मीर कासिम ने बिहार में बंदूकें और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मीर कासिम ने बिहार में बंदूकें और तोपों का कारखाना दोस्तों मुंगेर में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जो मुंगेर में स्थापित किया था। मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूकें और तोपों का कारखाना स्थापित किया। वह 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब था। कब से कब तक दोस्तों? 1760 से 1763 तक, ये हो जाएगा, तक बंगाल के नवाब था। मुंगेर दोस्तों 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मीर कासिम के युग से बंदूक का निर्माण कर रहा था। अब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के ठीक बाद हुआ?
तो बंगाल विभाजन के ठीक बाद हुआ दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। कौन सा दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 7 अगस्त 1905। कब हुआ दोस्तों? 7 अगस्त 1905 को। 5 को कलकत्ता टाउन हॉल बंगाल में घोषित किया गया, जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। कहाँ से की दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। और स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख लोग कौन कौन से थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। आप सुने होंगे दोस्तों बाल, पाल और लाल, ये दोस्तों इसका सही हो जाता है दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कौन थे? तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आपसे प्रश्न बोल लेता है, बाल, लाल और पाल, ये तीनों होते। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, कांस्य एक मिश्र धातु है। तो कांस्य एक मिश्र धातु है दोस्तों, तांबा और टिन का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाए, तांबा और टिन का। एक मिश्र धातु एक धातु का अन्य धातु या फिर अधातुओं के साथ एक समान मिश्रण है। और कांस्य, तांबे और टिन का एक मिश्र धातु है। इसमें लगभग 88% तांबा और 12% टिन होता है। याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आपके पूछ सकते कितने परसेंट पूछ रहा है, तो 88% तांबा और 12% टिन होता है। आमतौर पर कांस्य जो कि दोस्तों बेरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बेरिंग के लिए प्रयोग है। अब पीतल तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, दो पिछले प्रश्न में अभी बताया था मैंने कुछ प्रश्न पहले, कि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, किस वर्ष में 44वां संशोधन पारित किया गया था? तो 44वां संशोधन पारित किया गया दोस्तों 1978 में। कब किया गया था? ऑप्शन ए 1978 में 40वां संशोधन पारित किया गया था। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 जनता सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पेश किए गए कुछ प्रावधानों को रद्द करना था। इसमें दोस्तों क्या संशोधन किया गया? जैसे कि न्यायिक समीक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को फिर से स्थापित किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में सशस्त्र विद्रोह शब्द को आंतरिक अशांति से बदल दिया गया था। और कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। ये सब दोस्तों इसमें किया गया था। और संपत्ति के अधिकार को केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, मोलरता घटेगी जब हम तापमान क्या करेंगे दोस्तों बताइए? तो मोलरता घटेगी जब हम तापमान बढ़ाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मोलरता दोस्तों होता है क्या दोस्तों? इसे 1 विलियन के प्रति लीटर विलय के मोल के रूप में परिभाषित किया गया दोस्तों। इसे किसी विलियन की मोलर सांद्रता के रूप में भी जाना जाता है। और मोलरता की बात करेंगे, इसे विलायक के प्रति किलोग्राम मोल की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? तो प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक थे दोस्तों आर के नारायण। कौन से दोस्तों? आर के नारायण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण थे। आर के नारायण को 1958 में द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा इनको 1964 में पद्म भूषण मिला और 1980 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा एनी बेसेंट पदक से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों आर के नारायण की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं याद रखिए दोस्तों। उपन्यास जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैटिंग फॉर महात्मा, बैचलर ऑफ आर्ट, द गाइड, टॉकटिव मैन, ये दोस्तों इनकी कुछ हैं उपन्यास हैं। और लघु कहानी संग्रह की बात करेंगे तो जैसे मालगुडी डेज जो भी आपसे पूछा गया, लॉली रोड और अन्य कहानियाँ, ए हॉर्स एंड टू गोट्स आदि इनकी कुछ लघु कहानी संग्रह हैं। अब दोस्तों लेखक और टिप्पणी जो आपके 3 और बताए गए हैं, विक्रम सेठ, आर के लक्ष्मण और अनीता देसाई, उनकी बात कर लेंगे। विक्रम सेठ की दोस्तों है 1988 गोल्डन गेट के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। इसमें दोस्तों प्रमुख रचनाएं थी अ सुटेबल बॉय, इन इक्वल म्यूजिक और फ्रॉम हेवन लेक और टू लाइफ आदि, ये दोस्तों विक्रम सेठ की है। आर के लक्ष्मण की बात करें तो वह एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। वह अपनी रचना द कॉमन मैन और टाइम्स ऑफ इंडिया में अपनी दैनिक कार्टून पट्टी यू सेड इट के लिए जाने जाते थे।
अनीता देसाई की बात करेंगे, 1978 में फायर ऑन द माउंटेन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें द विलेज फॉर द सी के लिए ब्रिटिश गार्जियन पुरस्कार प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण का दोस्तों दोस्तों हो जाएंगे, द जिग जैग वे, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरी, जर्नी टू इट हाका तथा पिकॉक गार्डन आदि अनीता देसाई की। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, रबर के वल्कनीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाला प्राथमिक पदार्थ क्या है? तो रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाला वह प्राथमिक पदार्थ हो जाएगा दोस्तों सल्फर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वल्कनीकरण दोस्तों उन उत्पादों के लिए सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है जो रबर युक्त या फिर इलेस्टोम इलेस्टोमर होते हैं। क्या होते हैं? इलेस्टोमर, इलेस्टोमर होते हैं दोस्तों। कुछ शब्द कह नहीं रहा हूँ मैं, कुछ शब्द दोस्तों ऐसे कभी आपसे आप तो ही फंस जाते होंगे। हो जाए दोस्तों इलेस्टोमर होते हैं रबर युक्त या फिर इलेस्टोमोटर। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, चुक्कर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो चुक्कर शब्द का संबंध दोस्तों पोलो से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों एक खेल में दोस्तों ये है 7.5 मिनट की 6 होती हैं जिन्हें चक्कर, चुक्कर या फिर चुक्का कहा जाता है। अब पोलो के खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है और पोलो घुड़सवारी के खेलों में सबसे पुराना है। ये प्रत्येक टीम 4 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच घोड़े की पीठ पर बैठकर खेला जाने वाला खेल है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हर साल दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन पी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। आइए दोस्तों 1993 से हर साल कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा, 1993 से हर साल 22 मार्च को आयोजित विश्व जल दिवस मीठे पानी के महत्व केंद्रित है दोस्तों इसमें। और विश्व जल दिवस 2020 का विषय क्या था दोस्तों? जल और जलवायु परिवर्तन था। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोसेटिंग बहुलक होता है? तो बहुलक जो कि थर्मोसेटिंग बहुलक होता है वो हो जाएगा दोस्तों बेकेलाइट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थर्मोसेटिंग बहुलक एक बहुलक है जिससे अपरिवर्तनीय रूप से वांछित आकार में कठोर किया जा सकता है और यह एक नरम ठोस या फिर चिपचिपा तरल प्रीपॉलीमर या फिर रॉल के प्रसंस्करण की प्रक्रिया द्वारा कठोर होता है। और दोस्तों थर्मोसेटिंग बहुलक के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरिया, बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड आदि ये होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, प्रसिद्ध वाक्यांश तत्वमसि निम्नलिखित उपनिषदों में से किस में पाया जाता है? तो यह दोस्तों पाया जाता है आपका छांदोग्य में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध वाक्यांश तत्वमसि दोस्तों छांदोग्य उपनिषदों में पाया जाता है। अब छांदोग्य उपनिषद एक संस्कृत ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के सामवेद के छांदोग्य ब्राह्मण में प्रकाशित है। ये सबसे पुराने उपनिषदों में से एक है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें। अन्य की बात कर लेंगे, उपनिषद दोस्तों दार्शनिक ग्रंथ है। किसका दोस्तों? दार्शनिक ग्रंथ है। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। कुल 108 उपनिषद हैं तथा बृहदारण्यक बृहदारण्यक सबसे पुराना उपनिषद है। याद रखिए, डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। ये आपको देखो लिखे हैं, जो चारों प्रश्न हैं, समझ लीजिए। अब इतना ही मैं आपसे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि चारों प्रश्न हैं, सभी को पढ़ लीजिएगा। अगर मैं आपको खाली क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, उसका थ्योरी बता रहा हूँ, तो थ्योरी में भी दोस्तों आपके सब अधिकतर प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, ताप विद्युत प्रभाव प्रभाव वाल पहली बार किसके द्वारा देखा गया था? तो ताप विद्युत प्रभाव पहली बार दोस्तों सीबेक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, सीबेक द्वारा देखा गया था। ताप विद्युत प्रभाव का अवलोकन करने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों थे थॉमस सीबेक थे। कौन थे दोस्तों? थॉमस सीबेक थे। ताप विद्युत प्रवाह की बात करें तो ताप विद्युत प्रवाह में वह प्रक्रिया शामिल होती है जिसके द्वारा ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु दोस्तों होती है 10 वर्ष। कितनी होती है? 10 ईयर्स, 10 वर्ष।
आज दोस्तों ये कब कब शुरू हुई थी दोस्तों योजना? यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की थी और यह योजना 2015 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2015 में, सुकन्या समृद्धि योजना। और इस योजना के तहत किसी भी डाकघर या फिर वाणिज्यिक बैंकों की अधिकृत शाखाओं में से के माता पिता द्वारा उसके नाम पर बालिकाओं के लिए एक विशेष जमा खाता खोला जा सकता है। 10 वर्ष होती है दोस्तों। खाता खोलने के लिए आवश्यक प्रारंभिक जमा कितने रुपए के होते हैं? 250 रुपये। शुरू में जो दोस्तों 1,000 थी, अब 250 रुपये हो गए। इस योजना के तहत अधिकतम जमा राशि दोस्तों 1.5 लाख रुपए है। कितने? तो 1.5 लाख रुपए। एक परिवार की केवल 2 बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, 4 किलो द्रव्यमान की वस्तु में उत्पादित त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में का पता लगाएं जब 24 न्यूटन का बल इस पर लागू होता है। पहली बात तो दोस्तों एक सूत्र याद रख लीजिए, इसका मैं बताना चाहूँगा आपको। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, सभी को पता होगा दोस्तों। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अब इसमें दोस्तों पहले मैं आपको सूत्र लिख ही दे रहा हूँ। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, बस मैं इतना ही लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे दोस्तों। त्वरण हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बल इसमें कितना दिया है? बल दिया है दोस्तों, इसमें दिया है 24 N। F बराबर लिखे दे रहा हूँ मैं 24 N। और द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान है दोस्तों इसमें 4 किलो। कितना है दोस्तों? द्रव्यमान है इसमें 4 किलो। 4 किलोग्राम लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। त्वरण की बात कर लेंगे। अब इसमें त्वरण भाई इसमें दिया आपको बल है और द्रव्यमान दिया है, त्वरण तो दिया नहीं। तो इस त्वरण को उधर लाओगे तो द्रव्यमान जब नीचे आ जाएगा तो बल के नीचे तो आएगा दोस्तों। तो इसमें आपका सूत्र मतलब त्वरण बराबर हो जाएगा बल बट्टे द्रव्यमान। तो 24 बट्टे हो जाएगा आपका 4। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? आपका 6 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जब 4 से भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 6। याद रखिएगा क्या आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, त्वरण बराबर बल बट्टे द्रव्यमान, तो यानी 24 बट्टे हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा आंसर, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी कभी दोस्तों खाली मीटर लिख देगा, मीटर प्रति सेकंड लिख देगा, स्क्वायर लिख देगा, जरूर याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योगज अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी, एल्डोल अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? एल्डोल अभिक्रिया, जो कि दोस्तों योगज अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब योगज अभिक्रिया की पहले बात कर लेंगे। योगज अभिक्रिया तब होती है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं जिसमें अभिकारकों में उपस्थित किसी भी परमाणु की हानि नहीं होती है। क्या होता है? हानि नहीं होती है, वह आपका योगज अभिक्रिया कहलाती है। अब एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति में दोस्तों के प्रकृति के कारण एल्डिहाइड और कीटोन कई उप अभिक्रियाओं से गुजरते हैं। ये आपके एल्डोल, इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा मैं इसको अंदर कराना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? अगर आपने दोस्तों प्रश्न परीक्षा दिया होगा तो उसमें देखिएगा, प्रीवियस ईयर कोई भी उठा के देख लीजिएगा कभी में, तो उसमें उसने देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका द्रव्यमान के संरक्षक नियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। द्रव्यमान के संरक्षक का नियम कहता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, एक आदमी अपने सिर पर 10 किलोग्राम का द्रव्यमान रखकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। आदमी द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होगा? तो यह है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य होगा। ना दोस्तों धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा। एक आदमी अपने सिर पर 10 किलोग्राम का द्रव्यमान रखकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो आदमी द्वारा किया जाने वाला कार्य शून्य होगा। अब दोस्तों इसमें जैसे कार्य को एक बल द्वारा किया जाने वाला तब कार्य जब वस्तु वास्तव में लागू बल की दिशा में कुछ दूरी के लिए विस्थापित होती है। अब चूंकि वस्तु एफ, जो कि बल बोले फोर्स बोलेंगे, की दिशा में विस्थापित होती है, इसलिए दूरी एस से वस्तु को विस्थापित करने में बल द्वारा किया गया कार्य होता है। अब निम्न में दोस्तों एक सूत्र याद रखिए, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब दोस्तों बल और विस्थापन दोनों की दिशा समान होने पर किया गया कार्य धनात्मक होता है और बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होने पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए ऐसे प्रश्न आपको फंसाने के लिए पूछे जाते हैं
कि न हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोस्तों बल और विस्थापन दोनों की दिशा समान होने पर किया गया कार्य धनात्मक होता है, और जब बल और विस्थापन के साथ विपरीत होएगी तो दोस्तों ऋणात्मक होता है, जबकि किया गया कार्य शून्य होता है। और जब दिशा बल, अभिकेंद्री बल और विस्थापन लंबवत होते हैं तो यह मामला एक वृत्ताकार गति में घूम रही वस्तु के लिए सही होता है। अतः दोस्तों इसमें आदमी द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। अब दोनों में दोस्तों एफ इंटू एस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। अतः इसमें विस्थापन जो कि है एस बराबर शून्य है। अब दोस्तों अगर अब मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसलिए तो आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट तीनों ही प्रश्न आपके बनते हैं। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, यदि परिनालिका में मूल के रूप में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो परिनालिका में मूल के रूप में दो नरम लोहे का उपयोग किया जाता है तो उसे विद्युत चुंबक चुंबक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। अब दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जान लेंगे हम लोग। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसको दोस्तों AIFB, एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में कब हुई दोस्तों? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। देखिए आपका एक प्रश्न और बन गया, कहाँ की दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। कब की दोस्तों? 1939 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। 3 मई 1939 को बनाया गया था। अब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में नेताजी की उपाधि दी गई थी। याद है किसने दी दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों ने द्वारा जर्मनी में, कहाँ दिया गया दोस्तों? जर्मनी में नेताजी की उपाधि दी गई थी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।